हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में समझा था कि रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। उसी क्रम में आज हम लोग कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे। किस कंडीशन में यदि पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो रहा है तो आप इसे रेजोनेंस कहोगे और किन कंडीशन में रेजोनेंस नहीं कहोगे। ठीक है, तो उसमें से कुछ कंडीशन है। कंडीशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपके लेवल पे जो आपको डिस्कस करना हो 7 या 8 कंडीशन आप जान जाओ, वही आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन जो है रेजोनेंस के लिए वो ये है कि जो भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सभी एटम का प्लेस या स्थान फिक्स होना चाहिए। केवल पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन कोई भी एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन रेजोनेंस के लिए यह है कि जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना रहे हो उन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन आइडेंटिकल होंगी। जितने भी एटम हैं वो जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे रहेंगे, केवल आप उसका बॉन्ड की पोजीशन या पाई बॉन्ड की पोजीशन इधर उधर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट में हमने लिख रखा है, पहला में द वेरियस रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉट इन द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। यानी जितने भी एटम इन्वॉल्व हैं, जितने भी न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हैं डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, न्यूक्लियाई की या एटम की पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, उनके बीच पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये इसी की वजह से यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर नाइट्रोजन पे चला है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ बीच में आ गया है और यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो नाइट्रोजन पे आ गया है। ठीक है, तो केवल चेंज किसका हुआ है? चेंज केवल और केवल यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का हुआ है, एटम की पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है ऑल द एटम टेकिंग पार्ट इन द रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन अथवा नियरली सो। यानी जितने भी एटम रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं उन सभी के सभी एटम का एक प्लेन में होना जरूरी है। अगर एक प्लेन में होंगे तभी पाई बॉन्ड अगल बगल आएंगे, और जब पाई बॉन्ड अगल बगल आएंगे तभी पाई बॉन्ड का रेजोनेंस या पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन संभव हो पाएगा। क्योंकि पाई बॉन्ड लगातार अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर में या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, इसलिए जितने भी एटम रेजोनेंस में हिस्सा ले रहे हैं उन सभी एटम का एक प्लेन में होना या सेम प्लेन में होना ज़रूरी है, या पूरा एक प्लेन में नहीं है तो लगभग एक प्लेन में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तीसरी कंडीशन, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में या जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं उसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी फिक्स रहनी चाहिए, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कहीं पे कोई एक पाई बॉन्ड है यानी कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर पाई बॉन्ड को तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कर दिए तो इसको रेजोनेंस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगी। ठीक है, तो जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं उन सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर रेजोनेंस की कंडीशन को वायलेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने 1,3-ब्यूटाडाइन लिया है, यहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ है पाई बॉन्ड के रूप में। अगर हम रेजोनेंस करा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एक पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन भाग के इस बीच वाले कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, ये भाग करके यहाँ नेगेटिव चार्ज के रूप में यहाँ पे इस कार्बन पे आ जाएगा, लेकिन अभी भी ये पेयर के रूप में ही है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको आप रेजोनेंस कहोगे, यानी यहाँ पे आप इसको रेजोनेंस कह सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही यदि हम दूसरे एग्जांपल में यदि हम देखें, यहाँ पे नीचे वाले में देखो, यहाँ पे ये है इथाइलिन मॉलिक्यूल और एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ी के रूप में, पेयर के रूप में है। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को मिल जाए,
यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, जबकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं था। तो इस केस में यहाँ पे पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मैच नहीं कर रही है, तो ये रेजोनेंस नहीं होगा, ये रेजोनेंस की कंडीशन में को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह, ये पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो गई है, इसलिए इसको भी हम रेजोनेंस की क्राइटेरिया से बाहर रखेंगे और कह देंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस यहाँ पे नहीं है, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, इसको आप कंसीडर करोगे। यहाँ पे रेजोनेंस है और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसे पता चला? पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को देख करके। ठीक है, इसी क्रम में अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा कंडीशन क्या है? ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर शुड हैव सेम या नियरली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, उनकी एनर्जी समान होनी चाहिए, या समान नहीं है तो लगभग समान होनी चाहिए। अगर लगभग समान एनर्जी है तो भी बात बन जाएगी यहाँ पे। एंड स्टेबिलिटी, और साथ ही साथ अगर एनर्जी समान है तो स्टेबिलिटी भी समान होगी। मतलब किसी एक मॉलिक्यूल के अगर 2, 4, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी और स्टेबिलिटी लगभग समान होनी चाहिए। ठीक है, सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। समान एनर्जी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं या समान स्टेबिलिटी के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं किसी एक मॉलिक्यूल के लिए जो हमने ड्रा किए हैं, वो सभी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होना चाहिए इन टर्म ऑफ एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट्स इक्वली टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। और सभी की अगर एनर्जी और स्टेबिलिटी समान है तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो कि मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर है, उसको बताने में सभी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन समान होगा। ठीक है, तो किसी भी रेजोनेंस कहीं पे भी रेजोनेंस यदि हो रहा है तो जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं उन सबकी एनर्जी और स्टेबिलिटी समान होगी, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में सभी का कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा? समान होगा। ठीक है, फिर अगला कंडीशन क्या है? ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन टू देयर रिलेटिव एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। जितने भी, अब ये मान लो कि एक मॉलिक्यूल है, उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो तीनों में से कौन से मॉलिक्यूल का या कौन से मॉलिक्यूल, जो भी कोई मॉलिक्यूल मान लो है, उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो प्रत्येक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके रियल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा या कुछ ना कुछ उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तीनों स्ट्रक्चर मिल करके मॉलिक्यूल के रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में हमें जानकारी देते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर कितनी इंफॉर्मेशन देगा, यह भी इस बात पर डिपेंड करता है कि उस स्ट्रक्चर की एनर्जी और स्टेबिलिटी कितनी है। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर बताने में उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन टू देयर रिलेटिव एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। इट मीन्स, इसका मतलब द मोस्ट स्टेबल फॉर्म कंट्रीब्यूट्स मोर। इसका मतलब जो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है, the greater the number of resonating structure that can be written for a molecule, then greater will be the stability of resonance hybrid। जिस मॉलिक्यूल के जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, 7वां कंडीशन है आपके लिए, लास्ट कंडीशन आप इसको मान सकते हो। द लार्जर द नंबर ऑफ बॉन्ड इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, द ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंट्रीब्यूट्स मोर इन द रेजोनेंस हाइब्रिड। मान लो कि कहीं पे कोई मॉलिक्यूल के कई सारे आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हो, एक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है, चार्ज नहीं है, और बाकी सब पे चार्ज आ रहा है लेकिन पाई बॉन्ड कम है। तो जिस पे पाई बॉन्ड की संख्या या टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है, रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। ठीक है, अब कुछ बातें हम कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड की क्या खास बात है? तो पहली खास बात तो यही है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये किसी भी मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। रियल स्ट्रक्चर होने की वजह से
जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं यह किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर से समानता नहीं रखता है। मतलब ये सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम किसी भी पैरामीटर की या किसी भी प्रॉपर्टी की स्टडी करें, जैसे कि हम बॉन्ड लेंथ यदि मेजरमेंट करें, तो बॉन्ड लेंथ जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसमें जो भी बॉन्ड लेंथ आई है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिफरेंट दिख जाएगी। ठीक है, तो वही कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करें, 2-3 पॉइंट यहाँ पे है। द बॉन्ड लेंथ एट द हाइब्रिड bond length of the hybrid structure are different from any of the resonance structure या contributing structure। जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं या जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड का जो बॉन्ड लेंथ होगा उन सबसे अलग होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम केकुले के स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन कार्बन एटम के बीच को जो बॉन्ड लेंथ है 1.39 एंगस्ट्रॉम है। अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम और सिंगल बॉन्ड की होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों का इंटरमीडिएट फॉर्म यानी 1.34 से थोड़ा बड़ा और 1.54 से क्या है ये छोटा है। यही बॉन्ड लेंथ सभी के सभी 6 के 6 बॉन्ड की यही बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर obtained from resonance has less energy in comparison to any of the canonical form। जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैं जो कि किससे मिला है हमको, रेजोनेंस से मिला है, उसकी एनर्जी क्या होती है, लेस होती है। जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं या जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं उन सभी रेजोनेंस या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की तुलना में रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है। और आपने देखा था जब हमने रेजोनेंस एनर्जी निकाला था इस बात को हमने वहाँ जस्टिफाई भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द बॉन्ड लेंथ एंड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन रेजोनेंस हाइब्रिड आर डिफरेंट फ्रॉम कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बॉन्ड लेंथ की पहले ही बात कर चुके हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बात करें तो ये स्ट्रक्चर कहता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे जहाँ सिंगल बॉन्ड है। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या है, हर जगह इलेक्ट्रॉन एक समान रूप से हैं। इस तरह से एक गोल सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं या घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका बन जाता है, किसका, बेंजीन का हमने बना के समझाने की कोशिश किया है। तो जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं सब में एक कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।